नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर में एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। जो काफ़ी टाइम से हमारा एक टॉपिक था, वो पेंडिंग चल रहा है। किन्हीं कारणों की वजह से, व्यस्तता के कारण उस टॉपिक पर हमारा ब्रेक लग गया था। तो आज से उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, जिसमें लास्ट हमने पढ़ा था, उसी से आगे की बातचीत आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी विषय से स्कूल व्याख्याता, DSSB, TGT, PGT, RPSC, UPSC या अन्य किसी भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जिस पर हम बातचीत करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथी तक शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, लास्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने टॉपिक छोड़ा था प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हमारे चल रहे थे, जिसमें हमने लास्ट कुतुबंद तक कंप्लीट कर लिया था, मुल्ला दाऊद और कुतुबंद तक। तो आज के इस टॉपिक पर हम मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। जायसी हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के साधकों एवं सूफी कवियों के सिरमौर हैं। ये लाइन आपको लिखनी है, कवियों के सिरमौर हैं ये, सूफी कवियों के। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। तो अमेठी यूपी के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम आपको लिखना है, फकीर शेख मोहिदी। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। देखिए, तीनों आपको नोट कर लेनी है। पद्मावत कितनी ही बार ये पूछा गया है, तो पद्मावत बहुत बार पूछा गया, आखिरी कलाम भी पूछ लिया गया है और अखरावट भी। तीनों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अखरावट जो है किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। जायसी का पूरा नाम भी कई बार पूछा गया है, तो पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कनावत भी इनकी रचना है, कन्हावत, किंतु कनावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कवि के यश का आधार है। पद्मावत, तो कवि के यश का आधार जो है, यानी कि इनको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है वो पद्मावत से मिली है, और पद्मावत में उल्लेख जो है वो रानी पद्मिनी का है। इसकी रचना कवि ने 1520 यानी कि 927 हिजरी के आसपास की थी। तो इनकी रचना जो है, किसकी रचना, पद्मावत की रचना इन्होंने 1520 में की और 927 संवत में की है। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इनका रचनाकाल 1547 ईस्वी मानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 1520 की जगह 1547 भी पढ़ते हैं। इनके पक्ष में एक लाइन भी चलती है, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। पंक्ति से स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है 927 यानी कि 927 हिजरी संवत के आसपास जो इन्होंने शुरुआत। इस कृति के संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है इनके बारे में कि जो जायसी हैं, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी जो अक्षय कीर्ति यानी कि इनको प्रसिद्धि किससे मिली है, पद्मावत से मिली है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो ये पंक्तियां आप अच्छी हैं। पद्मावत प्रेम की पीर को व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। तो पद्मावत में इसकी प्रेम की पीर व्यंजना का इसमें क्या है, आख्यान है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनबी शैली में लिखा गया है। देखिए, किस शैली में लिखा गया है, तो मसनबी शैली में, जिसमें दोहा और चौपाई होती है, उसको मसनबी शैली कहते हैं। हर 7 से 8 जो है चौपाई के बाद में एक दोहा आता है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, सावेक्त, साहेवक्त, उनके 4 मित्रों साहेवक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली
उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कहता है। विविध प्राणियों, वस्तुओं और स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनसे परस्पर विरोध देखता है। तो कवि जो है क्या एक पंक्ति के माध्यम से कह रहा है कि किन्हीं से नाग मुखई विष बसा, किन्हीं सी मंत्र हरे जैसी डसा, किन्हीं सी अमीय जीहे जेहि पाए, किन्हीं सी विष जो मेचू तेहि खाए, किन्हीं सी अखी मीठी रस भरी, किन्हीं सी करई बेली बहु फरी। ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ली जाए और पूछा जाए कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। आगे कह रहे हैं, उपरोक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर जाती है, यानी कि समाज में जो विषमताएं हैं, ऊंच नीच हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए। आगे कह रहे हैं, किन्हीं से कोई भिखारी कही धनी, किन्हीं से संपत्ति विपत्ति पुनः धनी, काहू भोग भोगति सुख सारा, काहू भोग भोगति सुख सारा, कहा कहूँ भूख भवन दुख मारा। तो ये पंक्ति ध्यान रखनी है। आगे देखिए, इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंगल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। देखिए, पद्मावत जो है वो चित्तौड़गढ़ के राजा कौन, रतन सेन, और सिंगल देश यानी सिंगल देश जो आज का वर्तमान श्रीलंका है उसी को कहा जाता था। श्रीलंका की राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान। और पद्मिनी के ऊपर ही पद्मावत लिखा गया है। सबसे सुंदर थी ये पद्मिनी। इसको देख करके अलाउद्दीन बहुत ही जो है बेचैन हो गया था। आगे देखिए, इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। देखिए, ये है यहाँ पर सबसे बड़ी बात। राघव चेतन जो है एक पंडित होता है, तो वो उसके रूप की प्रशंसा किसके सामने करता है, अलाउद्दीन के सामने करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लाते हैं। गोरा बादल जो है ये क्या है, ये रतन सेन के क्या है, वीर सैनिक हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही अलाउद्दीन रतन सेन को पकड़ करके दिल्ली ले जाता है तो इनको क्या करते हैं, छुड़ा करके ले जाते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। तो बाद में रतन सेन मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। तो देखिए, जैसे ही राजा के मृत्यु का समाचार रानी को मिलता है तो वो क्या करती है, पद्मिनी जो है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। तो जो अलाउद्दीन जो ही चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचता है तो उसको सिर्फ जो है पद्मिनी की क्या मिलती है, राख मिलती है। जल करके खत्म हो जाती है पद्मिनी। जिस पद्मिनी के लिए उसने सब कुछ किया था, अलाउद्दीन को कुछ नहीं मिला। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अलाउद्दीन का हाल कुछ ऐसा ही हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। तो देखिए, पद्मावत जो है ये क्या करता है, मानुष प्रेम यानी कि इंसान के प्रेम की जो है बहुत ही शानदार व्यंजना करता है, यानी कि सुशोभित करता है, उसको बतलाता है। हीरामनसुख शुरू में कहता है, हीरामनसुख एक तोता होता है बोलने वाला, वो क्या कहता है, मानुष प्रेम बहु बेखुंटी नहीं तक कहा छार भरी मुठी। कि जिस प्रेम के चक्कर में जो है अलाउद्दीन पड़ा था उसको कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब वही है जो मैंने पहले बताया था, उसको सिर्फ क्या मिली थी, एक मुट्ठी राख। रचना के अंत में यह छार भरी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। आगे देखिए, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीने उड़ाए प्रथमी झूठी। तो प्रथमी झूठी ये कवि ने कौशल से मार्मिक व्यंजना की है। तो ये मार्मिक क्या है, व्यंजना है, ये बहुत व्यंग किया है।
जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए एक मुट्ठी भर धूल के समान। देखिए कितनी व्यंग है, कितना शानदार व्यंग कवि की ये सोच है कि इस तरह से उन्होंने लिखा है कि जिस रूप को देख करके अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेर लेता है, चित्तौड़ पर इतने दिन तक कब्जा रखता है, लेकिन अंत में उसको क्या मिलता है? सिर्फ एक मुट्ठी धूल, एक सिर्फ राख मिलती है उसको। वो पारस रूप, वो पारस पत्थर जो सिर्फ किसका था? रतन सेन का था। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड ऋतु वर्णन, बारहमासा, नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ी पालन के रूप में नहीं मिलता, उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान करती है। करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जैसे कि नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि मासल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता, एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली नारी नहीं। कि जिस नारी को उन्होंने पात्र के रूप में बनाया ना, वो रानी राजभवन में रहने वाली सिर्फ नारी नहीं है, ये ध्यान करने। आगे देखिए क्या कहा है उन्होंने, पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, पूरा नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नहा मंदिर को छावा, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुहई जसी हो रही। ये भक्ति ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी भक्तियां वैसे। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन नहीं, कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है, जैसे मानसरोधक खंड का वर्णन है। देखिए ये आगे पंक्तियां लिखी हुई हैं, ये पंक्तियां आपको ध्यान भी रखनी है, सारी पंक्तियां ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती हैं 2 पंक्तियां देख करके। ये चौपाई है, ये जो दी हुई है, और ये ऊपर दी हुई है, ये भी चौपाई है। ये कहाँ से ली हुई है? इन्होंने दी हुआ है मानसरोधक खंड से लिया गया है, पद्मावत के मानसरोधक खंड से लिया गया है। और ये किसके द्वारा संपादित किए गए? तो आचार्य शुक्ल जी ने इनको संपादित किया है। और रचना किसकी है? तो जायसी की है। तो ध्यान रख लेना, ये चौपाई है, आप इनको चौपाई की तरह पढ़ सकते हो जैसे रामायण पढ़ते हो वैसे। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपी छोर केस मुख लाई, शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झपी लीऊ चौपासा, ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीऊ जनु रहा। इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हो। और हर चौपाई के बाद में एक दोहा भी आता है इनका, तो ये ध्यान रख लीजिए। इसका अर्थ ये है कि जब पद्मिनी है उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है ये पंक्तियाँ, कि सरोवर के किनारे पर पद्मिनी जो है वो नहाने के लिए आती है। यहाँ ये वाली जो खासकर चौपाई है, ये पद्मिनी के सुंदरता के बारे में लिखे हैं। और इसमें कहा भी गया है कि पद्मिनी जो है स्नान करने एक सरोवर के किनारे, तीर का मतलब होता है किनारा, सरोवर के किनारे पर आती है। खोपी छोरी केस मुकलाई, केस का मतलब बाल, कि जैसे ही वो अपने बालों को की चोटी को खोलती है तो उसकी सुंदरता जो है वो और भी ज़्यादा दिखाई देगी। कहने का मतलब है पद्मिनी बहुत सुंदर थी, और उसको जैसे ही देखा कवि ने, तो आगे कह रहे हैं शशिमुख अंग मलयगिरी बासा, कि उसके शशि का मतलब होता है चंद्रमा, कि उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, और एक एक अंग जो है मलयगिरी के समान है। और नागिन झपी लीऊ चौपासा, और उसके खुले बालों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे चंदन के वृक्ष पर जब नागिन लिपट जाती है, जो सर्प जो है वो चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की जो सुगंध है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो है जो काले बाल जो है पद्मिनी के, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये उसके बारे में जो है उपमा दी गई है इसको, रानी पद्मिनी को। और आगे कह रहे हैं कि उसकी सुंदरता से जो ऐसा लग रहा है कि सारे जौं पर जैसे उसने बाल खोले
औनई घटा परिजग छां, कि उसकी जैसे बादल उमड़ गए हों और बादलों के उमड़ने से संसार पर जग जग का मतलब होता है संसार, ये संसार पर क्या पड़ गई हो, छाया पड़ गई हो। और शशि के शरण लियू जनु रहा, और जो राहु है वो शशि यानी चंद्रमा के शरण में चला गया। ये कवि की अपनी कल्पना है सुंदरता के बारे में, ये देख लीजिए इसमें। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा है। इस काव्य में पद्मिनी के परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का। राघव चेतन देखिए पंडित था, उसको शैतान का दर्जा दिया गया है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर ही चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इसे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है, किंतु पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की एक सभी धार्मिक साधनाओं का प्रमुख रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधी भाषा में रचित काव्य है। तो पद्मावत की आपसे भाषा पूछ जाए कि किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में, वही भाषा जो रामचरितमानस जिसमें लिखा गया है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधी का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम है या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। जैसे पियों सु कहूँ संदेशड़ा हे भोरा, हे काग सो धनी विरह जरे मुई, ते ही धुआं हम लाग, कि जैसे काग को और कोयल को जो है धुआं लगने से वो एक जैसे दिखा देते हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते हैं, अतिशयोक्ति के द्वारा भावशब्द का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्तियों का भी मार्मिक होती है। तो अतिशयोक्तियाँ भी उनकी कैसी होती है, बड़ी मार्मिक होती हैं। तो ये था हमारा जो है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की जो क्लास है कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट की क्लास में हम मंजन और उस्मान कवि को एक साथ में पढ़ लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो ये प्रेम आख्याना के जो कवि हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने सभी साथियों तक आप इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।